नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम गांव किसान की बात करते हैं, खेत खलिहान की बात करते हैं। और इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाने पहुंचे हैं भोपाल के बैरसिया स्थित नवविभाग में, जहां पर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान मौजूद है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर संरक्षित खेती को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय आपका उनसे करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर योगेश राजवाड़े जी मौजूद हैं। आप वैज्ञानिक हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के इस मंच पर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर संरक्षित खेती की आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले सरल शब्दों में ये बताइए कि संरक्षित खेती आखिर क्या होती है। जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 2009 से इस संस्थान में सुनियोजित कृषि विकास केंद्र, जो केंद्र सरकार की एकीकृत बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इसका संचालन चल रहा है। इस पे हम यहाँ पर बहुत सारे तरीके के संरक्षित खेती के आयामों को उपयोग में ला रहे हैं। जैसे कि आप समझे माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, टपक सिंचाई जैसे पानी बचाने के तरीके, देन प्लास्टिक मल्चिंग जिसको हम खरपतवार नियंत्रण और मृदा की नमी बचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके के तरीके, और शेड नेट्स, पॉली हाउसेस और अलग अलग तरीके के कवर कल्टीवेशन को हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि पारंपरिक फसल के तुलना में यहाँ पे आपको पैदावार और पानी की बचत, साथ साथ खाद की बचत और कुछ हद तक श्रमिक की बचत भी हो जाती है। जी, आपसे समझना चाहेंगे पारंपरिक खेती से आखिर संरक्षित खेती कितना अलग होती है। जी, आप देखेंगे कि पारंपरिक खेती में सबसे पहले तो मैं पानी की बात करूँगा। पारंपरिक खेती में ज़्यादातर हम बहाव पद्धति से पानी का मात्रा फसल में देते हैं, जिसमें हम तो ये कहते हैं कि हम खेत को पानी दे रहे हैं, ना ही फसल को। तो संरक्षित खेती में हम ये चीज़ ध्यान देते हैं कि हम फसल के जड़ों में पानी दें, फसल के जड़ों में पानी दें और फसल की ज़रूरत के हिसाब से हम पानी दें। तो उसके लिए हम टपक सिंचाई या फवारा सिंचाई या अलग अलग तरीके के जो सिंचाई के आयाम हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे कि पानी की 50 से 70% तक की बचत हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो बाहर में पारंपरिक फसल में जो हमें अक्सर कीड़ों से, रोगों से जो फसल का नुकसान होता है, या अचानक होने वाली ओलावृष्टि या ज़्यादा बारिश, इससे हमें जो नुकसान होता है उसको हम बचाने के लिए अलग अलग तरीके के जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे हम बोलते हैं शेड नेट्स हो गए या पॉली हाउसेस हो गए, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शेड नेट्स और पॉली हाउसेस, इसके बारे में कि शेड नेट जो है वो एक सस्ता तरीका है पॉली हाउसेस के हिसाब से। जो छोटे किसान हैं वो अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि आप बारिश से फसल की नहीं बचत कर सकते, बट ठंडी हवा या गर्म हवा और कीड़ों से आप बचत कर सकते हैं, जो हवा के लिए और पानी के लिए इससे पानी जा सकता है। बट आपका जो इसमें लागत है वो प्रति मीटर 1000 रुपये के आसपास आती है। वही जो अलग अलग तरीके के पॉली हाउसेस है, जिसको हम नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस बोलते हैं, जिसमें कृत्रिम हम पंखा या पैड के बिना नैसर्गिक तापमान को मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं, तो जिसकी आपको लागत आती है लगभग 1500 रुपया प्रति मीटर के आसपास। बट वही जो हमारे यहाँ आप देखेंगे नया पॉली हाउस बना हुआ है जो फोर्स वेंटिलेटेड है, जिसमें दोनों, एक तरफ पंखे लगे हुए हैं, दूसरे तरफ पैड्स लगे हुए हैं, जिसके ऊपर आप पानी चला सकते हैं और अंदर का तापमान आपके हिसाब से 25 से 35 डिग्री के आसपास रख सकते हैं। ये रखने से आपकी जो अंदर की फसल है उसके लिए एक आदर्श तापमान और ह्यूमिडिटी बना सकते हैं, जिसके लिए आप फॉगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको दिन में 1 बार 2 बार 4 बार हर 1 घंटे में 1-1 मिनट के लिए चलाना होता है, जिससे आप नमी भी 60 से 80% तक बना सकते हैं। और साथ साथ
जो आपका तापमान है वो फैन एंड पैड के सिस्टम से आप 25 डिग्री के आसपास रख सकते हैं, जो अंदर की फसल के बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये समझना चाहेंगे आपसे, किसान भाइयों की यदि हम बात कर लें तो ये तमाम जो तकनीकी तौर पर जानकारी दी जा रही है, ये किसान भाइयों तक आखिर कैसे पहुंचती है? देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रोग्राम भी कराते हैं। साथ साथ यहाँ पे हम आपको बता दें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या एकीकृत बागवानी विकास योजना, इसके अंतर्गत हम किसानों को 3 दिन के, 5 दिन के और 21 दिन के भी हम प्रशिक्षण करवाते हैं, जिसमें जैसे आजकल केंद्र सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे हम 200 घंटे का माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन, मतलब जो 12वीं पास लड़के हैं, गांव के यूथ है, जिनको अभी आगे पढ़ाई लिखाई में थोड़ी समस्या आती है, वो लोग उस टाइप का 1 महीने का कोर्स करके किसी भी इरिगेशन कंपनी में, जैसे अलग अलग प्राइवेट जो इरिगेशन कंपनी है, उसमें वो नौकरी ले पा सकते हैं और जिससे वो अपना आय कमा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पूरा 25 दिन का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें आप खुद के हाथों से जितने भी किसान आए या प्रशिक्षणार्थी आए, उनको हम खुद के हाथों से पाइप लगाने से लेके, पाइप को होल करने से लेके, ट्रेंच करने से लेके, जोड़ना, अलग अलग तरीके का मतलब सब मेन जोड़ना, मेन लाइन जोड़ना, ये हर तरीका हम उनके हाथों से करवाते हैं। इसके साथ साथ देखिए, ये सब तरीके जितने अच्छे हैं, क्योंकि एक बार जोड़ने से समस्या समाधान नहीं होती। आपने एक बार आपने माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप टपक सिंचाई की प्रणाली जोड़ ली, चालू भी कर ली, उसके बाद उसका रखरखाव बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर रखरखाव सही से नहीं हो तो 6 महीना 1 साल के अंदर पूरी प्रणाली ठप हो सकती है। तो हम यहाँ पे आप जो किसान आते हैं या जो प्रशिक्षणार्थी आते हैं, उनको हम ये भी सिखाते हैं कि आपको क्लोरीन ट्रीटमेंट कब देनी है, एसिड ट्रीटमेंट कब देनी है, उसमें कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए एसिड का या कितना कंसंट्रेशन क्लोरीन का होना चाहिए, वो महीने में कितना बार करना है, हर चीज़ का हम यहाँ पे उनको सिखाते, उनके हाथों से करवाते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद के हाथों से नहीं करेंगे, आप किसानों को खुद के खेत में करने के लिए विश्वास नहीं आता है। डॉक्टर साहब, ये समझना चाहेंगे, अगर किसान भाइयों की हम बात कर लें, खासतौर पर छोटे किसानों की बात कर लें, तो संरक्षित खेती के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे आसान चीज़ तरीका तो है कि जो सिंचाई है उसको, सिंचाई प्रणाली को सुधारना। तो उससे क्या है, आप देखिए कि जो टपक सिंचाई या फवारा सिंचाई, इसमें जो बहाव के हिसाब से जो पानी की लागत है वो आधी हो जाती है। जब पानी की लागत आधी हो जाती है तो पंप चलने का जो समय है वो भी कम हो जाता है। जैसे ही पंप चलने का समय कम हो गया, बिजली का बिल भी कम हो जाता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो किसान भाई, छोटे किसानों में भी हमने देखा है कि जो फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं वो छिड़काव पद्धति से करते हैं, बट उसमें क्या होता है कि पौधों की जड़ को छोड़ के भी ऐसे बहुत सारा खेत में जगह रहती है जहाँ पौधा नहीं है, वो पौधे की जड़ मौजूद नहीं है, वहाँ पे भी आपका फर्टिलाइजर के दाने वो गिर जाते हैं। अब वहाँ पे कोई देने का ज़रूरत नहीं है, जिससे फर्टिलाइजर की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि टपक सिंचाई या फवारा सिंचाई, इसमें हमारे पास एक फर्टिगेशन यूनिट रहता है, जो आप एक जगह पे बैठकर ही अलग कोई भी तरीके का जो घुलनशील फर्टिलाइजर रहता है, जो पानी में नॉर्मल तापमान में पूरी तरीके से घुलनशील हो, उसको हम उसमें डाल के पूरे खेत में चला सकते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि टपक सिंचाई में जो पानी ड्रिपर है या एमिटर है, जो पानी गिरता है वो बिल्कुल पौधे के जड़ के बगल में गिरता है, साथ साथ उसके साथ फर्टिलाइजर गिरता है। तो जो भी खाद हम दे रहे हैं वो सीधा पौधे के जड़ में जा रहा है और सीधा पौधा ही उसको ले रहा है, उसमें कोई भी व्यय नहीं हो रहा है। तो इससे हम जो इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर है उसकी मात्रा में भी 20 से 30% की कमी ला सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि ज़्यादा पानी दिया या ज़्यादा खाद दिया, ये आज ना कल नीचे भूजल में जाके मिल जाता है और आपका भूजल भी खराब हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा भूजल भी सुरक्षित रहे, क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारे जगह पे ऐसे जहाँ ज़्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई होता है वहाँ पे भूजल में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और जब नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो वो पीने के लिए हानिकारक हो जाता है। फिर ऐसे भूजल को इंसान या जानवर पिए तो उससे समस्याएं आरोग्य संबंधी बढ़ जाती है।
तो हमें ये भी देखना है, साथ साथ ये है कि आप जब बहाव सिंचाई में पानी ज़्यादा डालते हैं तो आप पंपिंग तो ज़्यादा कर रहे हैं, बिजली का बिल भी ज़्यादा दे रहे हैं, बट पौधों को ज़रूरत नहीं है। तो वो पानी भी, क्योंकि आप ये चीज़ देखिए किसान भाई कि जो भी आपके पौधे के जड़ के नीचे पहुंच गया वो जड़ के लिए काम का नहीं है। तो हमें उतना ही उसको खाद पानी देना है जो उसके आसपास, हमेशा जड़ के आसपास रहे, और जड़ के आसपास रहेगा तो पौधे को आसानी से लेना पॉसिबल होगा, और जैसे ही वो पौधा लेगा तो उसमें नुकसान होने के या व्यय होने के चांसेस कम रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे ख़ास बात मैं ये आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है उस प्रशिक्षण में और क्या कुछ किसान भाइयों के सवाल रहते हैं, ख़ास तौर पर प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे कि आपने बताया, उसको देखते हुए और क्या कुछ प्रयास जो है वो संस्थान के द्वारा किए जाते हैं? तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम डॉक्टर साहब से लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर साहब, डॉक्टर योगेश यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं। सर, इसके पहले हमने बात करी थी कि आखिर संरक्षित खेती से किसान भाइयों को फ़ायदा कैसे होता है, लेकिन ऑटोमेशन की बात मैं आपसे करना चाहूँगा। ऑटोमेशन किसान भाई किस तरह से करें? जी, आप अक्सर ये देखते हैं कि आजकल बहुत सारे किसान टपक सिंचाई, फव्वारी सिंचाई इसका इस्तेमाल तो करने लगे हैं। इसका जो एरिया है मध्य प्रदेश में वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। बट आप ये चीज़ भी देखिए कि इसके साथ साथ अब हमें इसके आगे वाले चीज़ पे भी जाने की ज़रूरत है, जो है ऑटोमेशन। क्योंकि क्या होता है कि आप हमेशा, आजकल सब लोगों को पता है कि श्रमिक की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि सब जगह पे अलग अलग गाँवों में या खेतों में उसी समय पर खाद डालने का समय होता है, उसी समय पर पानी देने का समय होता है। तो अगल बगल के भी खेत होंगे बट श्रमिक तो उतने ही हैं जो खेती में हैं, और उससे भी कई सारे लोग अब गाँवों से शहरों के तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि बट खेती में सबसे ज़रूरी ये है कि समय, हर चीज़ समय पे करने का जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो ऑटोमेशन सिस्टम आजकल जो प्रचलित है, जो हमारे यहाँ पे भी है, जो स्वचालन प्रणाली हम जिसको बोलते हैं, जिससे आप पानी और फर्टिलाइज़र दोनों को भी खेत में आपके इच्छा अनुसार दिए गए टाइम के हिसाब से, दिए गए मात्रा के हिसाब से और दिए गए स्थान पर, मतलब उसी पर्टिकुलर वॉल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके 3 तरीके होते हैं। एक की जो समय आधारित, जिसमें आपको एक फिक्स टाइम दिया जाएगा, आप एक वॉल दे चलाएंगे जो 10 मिनट चलेगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद आयतन आधारित, मतलब जिसमें एक वॉल्यूम दिया जाएगा कि भाई आज मेरे को खेत में इतना पानी देना है, तो उसके लिए एक फ्लो मीटर या पानी नापने का कोई सेंसर उसमें लगेगा, जिससे वो बताएगा भाई 100 लीटर पानी देना है, तो 100 लीटर जैसे पानी चला जाएगा वो बंद हो जाएगा। और तीसरा है जो एक्चुअल में जो खेत में आपकी नमी बनी है उसकी मात्रा को नाप कर आपको खेत में क्या सच में ज़रूरत है ये देखकर पानी देना। तो ये जो प्रणाली है अभी आज तक की सबसे नवीनतम प्रणाली है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके के सेंसर्स आते हैं। कैपेसिटर बेस्ड आता है या रेजिस्टेंस बेस्ड आता है, या अलग अलग वैज्ञानिकों ने बनाए हुए सेंसर्स आते हैं। तो आप उसको
खेतों में लगाए, वो आपको ये बताएगा कि भाई अभी आपके खेत में इतना प्रतिशत नमी है। आपको किसान को ये देखना है कि मेरे को इतनी नमी चाहिए या और नमी चाहिए। तो क्या डॉक्टर साहब ये जो मिट्टी रहती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आखिर कितनी नमी चाहिए बिल्कुल फसल में? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो अलग अलग तरीके की मिट्टी होती है, जैसे रेतीय मिट्टी होती है जिसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं, तो उसमें नमी की प्रतिशत बहुत कम है, क्योंकि उस मिट्टी की क्षमता नहीं है कि वो पानी को पकड़ के रखे। बट जो आपने एरिया में जो मिट्टी आती है, जो ये काली वाली मिट्टी है जिसमें 50% तक क्ले होता है, तो उस मिट्टी की पानी को पकड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो हमें जब इस तरीके की कोई भी सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान में देना है कि हम कौन सी तरीके की मिट्टी में उसको लगाने वाले हैं। जैसे मैं सिंपल तौर पर बता दूं कि अगर आपको रेतीय मिट्टी में अगर ड्रिप इरिगेशन को लगाना है या टपक सिंचाई को लगाना है, तो आपको ज़्यादा प्रवाह वाले 8 लीटर प्रति घंटा या 4 लीटर प्रति घंटा वाले एमीटर का ड्रिपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वही अगर आपको यहाँ की क्ले मिट्टी में या काली मिट्टी में अगर आपको टपक सिंचाई लगानी है तो आपको 2 से 3 लीटर 1 से 2 लीटर वाले प्रति घंटा वाले ड्रिपर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी आपका जो पानी है वो सही से दिया जाएगा और उसमें पानी जो जड़ों के नीचे जाना या नीचे पौधों के नीचे जाने का जो दिक्कत है वो नहीं होगा, और 2 पौधों के बीच में जो आपका अंतर है उसमें भी पानी सही तरीके से पहुंच पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत ही तकनीकी बात आपने यहाँ पर बताई है। मैं ये आपसे समझना चाहूँगा, अगर इन तकनीकों का सही ज्ञान किसान भाइयों तक ना हो तो क्या ये माना जा सकता है फसल को नुकसान भी हो सकता है? नहीं, नुकसान तो नहीं हो सकता, बट ये है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आप पानी दे रहे हो तो जो इस्तेमाल करना या जो टपक सिंचाई या फवारा सिंचाई, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। हम अगर पौधे को 2 लीटर की ज़रूरत है और हम 8 लीटर वाला ड्रिपर लगा रहे हैं तो हम फिर से वही करें कि ज़्यादा पानी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, हमें पौधे की उम्र के हिसाब से, जैसे इंसान छोटा बच्चा रहता है तो 1 गिलास पानी पीता है, बड़ा इंसान दिन में 3 लीटर पानी पीता है। वैसे ही पौधा जब छोटा रहता है तो उसको कम पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है, जब उसको फूल फल आने का समय आता है तो उसको ज़्यादा पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है। तो हमें भी उसी हिसाब से पानी की मात्रा को कम ज़्यादा करना है, साथ साथ खाद की मात्रा को भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा करना है। जैसे कि जो व्यय हो रहा है एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देने के वजह से या एक्स्ट्रा पानी के वजह से वो ना हो, और जितना हम दे रहे हैं वो पूरा का पूरा पौधा इस्तेमाल कर पाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब किसानों की आय की हम बात कर लेंगे। ये तो आपने बताया किस तरह से सिंचाई प्रबंधन किया जाए। इससे एक बात तो बड़ी साफ है कि किसान का बिजली का बिल और जो पानी है उसकी मात्रा बड़ी लिमिट हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन आय अर्जित करने का जहाँ तक सवाल है, संरक्षित खेती से आय ज़्यादा कैसे किसान अर्जित कर सकता है? जी, इसमें और एक तरीका है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मल्चिंग। जो हम अलग अलग तरीके की प्लास्टिक और ऑर्गेनिक मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, मृदा में नमी बनी रहती है और जो तापमान है मृदा का वो भी सही से बना रहता है। आप देखेंगे कि बट ये जो है वो मौसम के हिसाब से आपको इसका रंग का जो इस्तेमाल है वो होशियारी से करना है कि जैसे ठंडा मौसम है तो आपको काला वाला फिल्म का यूज़ करना है, क्योंकि काला वाला जो मल्च रहता है वो ज़्यादा सूर्य की किरणों को पकड़ लेता है, तो अंदर की नमी का जो तापमान है मृदा का वो सही से बना रहता है। बट वही जब हम समर में जाते हैं, मतलब मई जून का जो समय या मार्च के बाद का समय, तब हमें बाहर का तापमान ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान पहुँच जाता है। तब हमें ये देखना है कि मृदा में ज़्यादा तापमान बढ़ोतरी ना हो। उस समय पे हमें सिल्वर कलर की मल्च या सफ़ेद कलर की मल्च का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि सूर्य की किरणों को ज़्यादा परावर्तित करती है और कम पकड़ लेती है। उससे आपको जो नमी है वो भी सही से मेंटेन होती है और अंदर के तापमान को भी सही से होता है। इसकी लागत बहुत कम आती है। अगर आप देखेंगे ये जो 1.2 मीटर का चौड़ाई का रोल है, लगभग 400 मीटर का आता है, वो आपको लगभग 3000 से 5000 रुपये में आ जाता है। तो इससे आपका खरपतवार का समस्या पूरी तरीके से एक सीज़न के लिए ख़त्म हो जाती है, नमी बनने का सही बन जाता है। और पानी की लागत आप देखेंगे कि जो खुली मिट्टी है उसमें पूरी एरिया में सूरज की रोशनी पड़ती है। बिल्कुल। अब जब आप उसको ढक दोगे प्लास्टिक की पन्नी से तो पूरे एरिया में पानी की पन्नी पड़ ही नहीं रही, सूरज की रोशनी। जब रोशनी नहीं पड़ रही तो मृदा का पानी का बाष्पीभवन भी नहीं हो रहा है।
जब बाष्पीभवन नहीं हो तो कम पानी लगेगा क्योंकि नमी बनी रहेगी। इसके अलावा ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो मल्चिंग है काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें किसान भाइयों तक पहुंचनी चाहिए, तो क्या प्रशिक्षण के ज़रिए या आप लोग खुद किसान भाइयों के खेतों में जाकर उनको समझाते हैं? जी हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे हम सभी किसानों को खुद के हाथों से करवाते हैं, ड्रिप इरिगेशन की फिटिंग हो या अलग अलग तरीके का मेंटेनेंस हो जिसमें रखरखाव एसिड ट्रीटमेंट हो या क्लोरीन ट्रीटमेंट हो, वैसे ही हम यहाँ पे मल्च लगाना भी सिखाते हैं। उसके लिए पहले तो आपको एक रेज बेड बनाना पड़ता है। रेज बेड बनाना मतलब कि आप कोई भी, जैसे हमारे संस्थान ने भी मशीनें विकसित की है जिससे आप रेज बेड बना सकते हो, तो वो नॉर्मली 1 से 1.5 मीटर का रेज बेड रहता है। उसके ऊपर पहले तो आपको ड्रिप की लैटरल बिछानी है। लैटरल बिछाने के बाद आपको मल्च फिल्म का जो रोल है वो उसके ऊपर लगाना है और फिर उसके बाद साइड से आपको उसके ऊपर मिट्टी चढ़ानी है कि उसमें हवा घुसे नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है अगर आपने ठीक से इसके ऊपर मिट्टी नहीं चलाई तो हवा अगर पन्नी के अंदर घुस गई तो फिर पन्नी पूरी उखड़ जाती है और फट जाती है, तो एक सीजन भी नहीं चल पाएगी। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है किसान भाइयों, यदि आपको कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है या कम से कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो आप संरक्षित खेती को अपना सकते हैं। इस तरह से संरक्षित खेती को लेकर डॉक्टर साहब आपने तमाम जानकारी दी और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर वक्त हो चला है खेती किसानी से जुड़ी खबरें यानी खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। पराली प्रबंधन पर किसानों को जागरूक करना जरूरी, किसानों को मिला सोयाबीन में नुकसान का मुआवजा, भावांतर योजना में किसानों का पंजीयन, पावर टिलर चलित निंदाई गुड़ाई यंत्र और रबी में प्याज का रोपा लगाए। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। पराली प्रबंधन को लेकर नई दिल्ली कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की संयुक्त रूप से बैठक हुई। बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डिया, हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने और धान पराली के बेहतर उपयोग सहित किसानों के बीच जागरूकता, वित्तीय सहायता, प्रभावी निगरानी, फसल प्रबंधन व विविधीकरण को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्रियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को अपने अपने राज्यों में पराली प्रबंधन की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही बताया कि पूरी सक्रियता और सतर्कता के साथ पराली प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। बैठक में हरियाणा के कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में वित्तीय सहायता के माध्यम से किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका व्यापक असर हुआ है। राज्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राज्यों में पराली प्रबंधन को लेकर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन निरंतर प्रयास करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच जन जागरूकता आवश्यक है। इसके लिए पंचायत और ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों व नोडल अधिकारियों की भी भागीदारी यदि सुनिश्चित की जाए तो और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार हर आपदा में किसानों के साथ खड़ी है। चाहे बाढ़ हो, ओलावृष्टि हो या कीटों का प्रकोप, किसानों की हर समस्या में सरकार मदद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मुस्कान ही हमारी असली दीपावली है। डॉक्टर यादव ने भोपाल स्थित समत्व भवन से वर्चुअल माध्यम से फसल क्षति राहत राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते महीनों में अतिवृष्टि और पीला मोज़ेक रोग से प्रभावित सोयाबीन के 13 जिलों के 8,84,000 किसानों को 653.34 करोड़ रुपए की राहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। इसमें 3.90 लाख किसानों को अतिवृष्टि से नुकसान पर 331.34 करोड़ रुपए तथा 4.94 लाख किसानों को पीला मोज़ेक रोग से नुकसान पर 322 करोड़ रुपए की सहायता मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत राशि देने में पारदर्शिता बरती जा रही है और सर्वे कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक हर पीड़ित किसान को सहायता नहीं मिल जाती, सरकार चैन से नहीं बैठेगी। कृषि सचिव श्री निशांत वरवड़े ने मंत्रालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष से प्रदेश की सभी 259 मंडी समितियों के सचिवों की बैठक ली। इस बैठक में भावांतर भुगतान योजना के सफल क्रियान्वयन और सोयाबीन खरीदी 2025 की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि किसानों का पंजीयन किया जा रहा है और अब तक 1.15 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। भावांतर भुगतान योजना किसानों को बाजार भाव में उतार चढ़ाव से बचाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख किसान हितैषी योजना
योजना है। इसके तहत किसानों को उनकी उपज के मॉडल रेट और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। श्री बड़बरे ने बताया कि प्रदेश की लगभग 200 मंडियों में सोयाबीन की आवक होती है। इस वर्ष 80 से अधिक उप मंडियों में भी भावांतर भुगतान योजना लागू की जाएगी। इन मंडियों में ई मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों से सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। पावर टिलर चलित निदाई गुड़ाई यंत्र किसानों के लिए काफी उपयोगी है। इस यंत्र से चना, अरहर, ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों में निदाई गुड़ाई करना बेहद आसान हो जाता है। 6 से 8 अश्व शक्ति का यह पावर टिलर मध्यम एवं भारी मिट्टी में चौड़े अंतराल वाली फसलों की निदाई गुड़ाई आसानी से करता है। कम समय में अधिक काम करने वाले इस यंत्र में खिंचाव प्रणाली के साथ मुख्य ढांचा लगा होता है, जिसमें हत्था, प्रचालन पहिया एवं स्वीप आदि लगाए गए हैं, जिसके कारण इसे चलाना बहुत ही सरल हो जाता है। प्याज के लिए हल्की दोमट मिट्टी और जल निकासी वाला खेत उपयुक्त होता है। चूंकि प्याज कंद वाली फसल है, इसीलिए जमीन की पुख्ता तैयारी की जानी चाहिए। इसके लिए गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई के बाद 2 से 3 बार बखरनी करें और पाटा चलाएं। इसके अलावा रबी फसल के लिए नर्सरी की तैयारी क्यारियां बनाकर अक्टूबर में की जाती हैं तथा मध्य नवंबर तक चलती हैं। क्यारियों की लंबाई 3 से 5 मीटर तथा चौड़ाई 60 से 70 सेंटीमीटर तथा 110 सेंटीमीटर ऊंची रखी जाती है। 1 हेक्टेयर में प्याज लगाने के लिए 500 वर्ग मीटर की नर्सरी पर्याप्त होती है। 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगा। बीज को बुआई के पूर्व थायरम 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार अवश्य करें। क्यारी में बीज 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी तथा 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर डालें। ऊपर से गोबर की खाद छानकर छिड़क कर ढक दें। प्रारंभ में फुहारे से सिंचाई करें तथा घास फूस की पलवार से ढक कर रखें। 7 से 8 सप्ताह का रोपा मुख्य खेत में रोपाई के लिए उपयुक्त होता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो आज के कृषि दर्शन के अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।